नमस्कार, खबर अभी तक की खास पेशकश ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और अब आपको रूबरू कराते हैं अब तक की ब्रेकिंग न्यूज से। वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम से जुड़े थे। 11 जनवरी तक राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट चलेगा। अलग अलग राज्यों और संस्थानों में अलग अलग जगहों पर इसका आयोजन किया जाएगा। खेल खेले जाएंगे। 58 टीमें देश भर में इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से इस कार्यक्रम में जुड़े थे। 1000 से अधिक खिलाड़ी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। देश में खेल को बढ़ावा लगातार देने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि देश में खेलों को बढ़ावा मिल रहा है, देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, आज हर व्यक्ति तक उसकी योजनाएं पहुंच रही हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा। साथियों, आज टॉप्स जैसे इनिशिएटिव से भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक तरफ हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और फंडिंग मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं और इसके साथ ही नौजवानों को शानदार एक्सपोजर देने के लिए भी काम कर रहे हैं। आपने गौर किया होगा, बीते दशक में कई शहरों में फीफा अंडर 17 विश्व कप, हॉकी विश्व कप, चेस से जुड़े बड़े इवेंट्स, ऐसे 20 से अधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत में ही होने जा रहे हैं। भारत पूरी मजबूती से 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके पीछे प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा खेलने के मौके। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने भी लोगों को संबोधित करते हुए भारत में खेलों को लेकर और सरकार की तरफ से खेलों को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों के लिए किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया। आज खेल की इस नई संस्कृति ने खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से और साई इंडिया साई के माध्यम से हर जनपद के अंदर बनने वाले खेल के उन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आज पूरा देश एक नई खेल संस्कृति का अनुभव कर रहा है। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता को ही उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने विधायक खेलकूद प्रतियोगिता और ग्रामीण खेलकूद के विभिन्न लीग प्रतियोगिताओं के माध्यम से भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है। आज गांव से लेकर के शहर तक, ग्रामीण स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक की प्रतियोगिताएं अब एक आम नागरिक के लिए देखते हुए बन रही हैं। 43 वर्षों के बाद यह सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के अंदर वाराणसी नगर निगम के द्वारा इसका प्रायोजक बनकर के इसे आयोजित किया जा रहा है। इस पूरे आयोजन के पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, उनका मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में प्रदेश में, देश के अंदर खेल का जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, यह संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो कुछ भी आपको यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस विजन का परिणाम है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ये सभी सुविधाएं यहां पर विकसित हुई हैं और अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार और साई के बीच एक MOU भी यहां पे संपन्न हुआ है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगिताएं ऐसी होंगी जो साई के सानिध्य में, उनके कोचेज के मार्गदर्शन में यहाँ के खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए
इसको एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर उपलब्ध हुआ है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बड़ा बयान। तीनों कृषि कानूनों का आंदोलन दिल्ली केंद्रित था। उन्होंने कहा कि मनरेगा बचाओ का संघर्ष दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह आंदोलन देश भर में फैलाया जाएगा। पंचायत स्तर से इसकी शुरुआत होगी, ब्लॉक और जिला स्तर पर भी इस संघर्ष को चलाया जाएगा। मनरेगा बचाने के लिए कांग्रेस राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रही है। 5 जनवरी से कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया गया था कि हम मनरेगा बचाओ अभियान शुरू करेंगे और उसको लेकर कांग्रेस के नेता सांसद जयराम रमेश ने यह बयान दिया। पर मुख्य बात यह है कि 3 कृषि काले कानून का जो आंदोलन था वो दिल्ली केंद्रित आंदोलन था। मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है, पंचायत केंद्रित है, ब्लॉक केंद्रित है, जिला केंद्रित है, राज्य केंद्रित है। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। जो किसान आंदोलन था दिल्ली केंद्रित आंदोलन था, पर मनरेगा बचाओ संग्राम दिल्ली केंद्रित नहीं है। पर मुख्य और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम भ्रष्टाचार संग्राम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो मनरेगा बचाओ अभियान शुरू हो रहा है, ये दरअसल भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को गांव काम और राम से परेशानी है। कांग्रेस को गांव से, काम से और राम से परेशानी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस झूठ की दुकान और भ्रम की फैक्ट्री है, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। ये मनरेगा बचाओ संग्राम नहीं है, ये भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। कांग्रेस को ग्राम से परेशानी, कांग्रेस को काम से परेशानी, कांग्रेस को राम से परेशानी। भ्रष्टाचार कांग्रेस के डीएनए में है, कांग्रेस की जड़ों में है। और मनरेगा भी भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, मजदूरों के नाम पर ठेकेदारों से काम, मजदूरों के नाम पर कुछ लोगों की जेब भरी रहे। सोशल ऑडिट जो ग्राम सभा ने किए, ग्राम सभाओं ने किए, उनमें 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें ग्राम सभा में की गई। काम के नाम पे एक ही काम को बार बार कर देना। एक ही सड़क 1 साल बन रही, 2 साल बन रही, 3 साल बन रही। नहरों की सफाई के नाम पर, सड़कों के किनारे सफाई के नाम पर पैसा खा जाना, डकार जाना। पंजाब दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पटियाला के घनौर पहुंचे हैं। सीएम सैनी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की जा रही है। स्थानीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाद किया। पंजाब में अब बीजेपी विस्तार पर फोकस कर रही है। पंजाब में आने वाले वक्त में अगले साल चुनाव है और अभी से ही बीजेपी की तरफ से पंजाब में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहां पर बीजेपी को, संगठन को मजबूत करने की कोशिशें जारी हैं। और एक बार फिर से गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। 40 दिन के लिए जेल से बाहर आएगा गुरमीत राम रहीम। थोड़ी देर में सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम की रिहाई हो जाएगी, यानी गुरमीत राम रहीम पैरोल पर रिहा होगा। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के लिए सीधा रवाना होगा। इससे पहले आप देखते थे कि सिरसा के बजाय पहले गुरमीत राम रहीम को यूपी में भेजा जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ जो गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिले तो वो सिरसा के डेरा पहुंचता है। 8 साल में ये 14वीं बार है जब गुरमीत राम रहीम को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। गुरु शाह सतनाम जी के जन्म माह पर ये पैरोल मिली है। जो कार्यक्रम आयोजित होना है गुरु शाह सतनाम जी के जन्म दिवस पर, उसमें शिरकत गुरमीत राम रहीम करने वाला है। गुरमीत राम रहीम को 8 साल में 14वीं बार जेल से पैरोल पर या फरलो पर रिहाई मिली है। और बहादुरगढ़ में एक स्कूल के बाहर फायरिंग की गई। बदमाशों ने फायरिंग की थी। बीजेपी नेता राकेश कोच के स्कूल पर गोलियां चलाई गई। कार में सवार होकर बदमाश आए थे। स्कूल के गेट पर भी गोलियां लगी हैं। राकेश कोच
से पहले भी फिरौती मांगी जा चुकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तस्वीरें सामने आई हैं स्कूल के बाहर फायरिंग की। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल बेखौफ अंदाज में बदमाश स्कूल के बाहर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। और फरीदाबाद से एक अहम खबर, बड़ी खबर। अचानक एक बिल्डिंग के गिरने से 4 लोग दब गए। फरीदाबाद में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। पड़ोसियों की मदद से मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायल मजदूरों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात 12 बजे मजदूर काम कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से हादसा हुआ। हादसे के वक्त मालिक भी मौजूद था। घटना के बाद मजदूरों को छोड़कर मालिक फरार हो गया। सबसे जो खतरनाक पहलू था, दुखद पहलू था, ये था कि उनकी ही बिल्डिंग में मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन घटना के बाद मालिक मजदूरों को छोड़कर फरार हो गया। पड़ोस के कुछ लोग थे, उन्होंने इन मजदूरों की मदद की और इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। निर्माणाधीन इमारत में काम चल रहा था और अचानक से भरभरा कर गिर गई। मकान गया। चोट वगैरह भी लगी है किसी को? 2 लेबर दब गए। 2 लेबर दब गए। अब कहाँ अस्पताल में भर्ती कराया उनको? अब मालिक के तो पता नहीं, लड़का मेरा गया है लेके, एक इनका लड़का लेके। टोटल तो इसमें 5 आदमी रहते थे, लेबर, मिस्त्री या मालिक। रहते थे यहाँ काम कर रहे थे? काम चल रहा काम चल रहा था। काम चल रहा था। ये 12 बजे हुआ था। कैसे हुआ था? इसमें हथौड़े चल रही थी, हथौड़े, घर में कुछ था ही नहीं सपोर्ट, और हथौड़े चल रही थी। दीवार गिरा, मेरा भी नुकसान हो गया, मेरा भी दीवार सारे बैठे। कितने लोग काम कर रहे थे इसमें? इसमें 4 आदमी काम कर रहे थे, एक मालिक थे, 5 आदमी टोटल थे। अच्छा, तो मतलब किसी को चोट वगैरह भी लगी? 2 आदमी को चोट लगा है। 2 आदमी को चोट। तो लेबर और भी जो दो लोग और थे उनको भी चोट लगा? उनको चोट नहीं लगा, मकान मालिक को बता रहे हैं हल्का सा लगा, लेकिन वो तो दिखाई नहीं दिया, लगा जब वो चले गए यहाँ से। अच्छा, और जो दो लेबर? वो एक तो निकल गए थे, 2 आदमी इसमें दबे थे। हाँ। फिर मेरे हस्बैंड आए हैं, तो उनसे एक आदमी उधर से आई हैं, एक जने कह रही हैं जिसमें एक आदमी चिल्ला रहा है। मैं आए हैं, जब फोन करी आए हैं तो यहाँ मैंने बोली उसमें एक आदमी चिल्ला रहा है। गए हैं, फिर उनके पास साथ में उनके बाद फिर 5 आदमी गए हैं, निकाले हैं, तो एक के हाथ में तो पूरा पटिया घुस गई है और नस दिखाई दे रही है बाहर, बहुत लगी है। और एक आदमी के भी पैर में लगी है, नाक पे लगी है, सर में लगी है। और मुलाना पुलिस को धोखाधड़ी के मामले में सफलता हासिल हुई है। 5 लाख रुपए की ठगी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हुई। केचुआ खाद भेजने का झांसा देकर ठगी की गई थी। 2 किसानों से करीब 5 लाख रुपए हड़पे गए। शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने 1 दिन की रिमांड पर उसको भेज दिया है। लगातार इस तरह की ठगी की वारदातें सामने आ रही हैं। 2 किसानों से 5 लाख रुपए की ठगी की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई की है। केचुआ खाद भेजने का झांसा देकर ठगी की गई थी। आरोपी की पहचान जोगिंदर सिंह के रूप में हुई है, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनांक 23/1/2026 को हमें एक आरोपी जोगिंदर सिंह मुकदमा नंबर 149 2025 में धोखाधड़ी उसमें गिरफ्तार किया गया, जिसको कल माननीय अदालत श्री श्रेय बंसल जय माई अम्बाड़ा की अदालत में पेश किया गया और 1 दिन का जुडिशियल रिमांड हिरासत पुलिस प्राप्त किया गया और उससे घटनास्थल की निशानदेही वगैरह सेक्टर 17 जगाधरी में कराई गई और उसको आज 4/1/2026 को माननीय अदालत अम्बाड़ा में पेश किया जाएगा और उसके बाद उसको अपना जेल बंद कराया जाएगा। सर, किन किसानों से आप जो है धोखाधड़ी किसान हरभजन सिंह और राजकुमार जो कालपी के रहने वाले हैं, और 2.5 लाख की हरभजन के साथ धोखाधड़ी हुई थी और 2.5 लाख की राजकुमार के साथ। और सोनभद्र में पुलिस को कामयाबी मिली है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी गिरफ्तार हुए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद हुई है। 30 दिसंबर को आरोपियों ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म संबंधी मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें 3 अभियुक्त शामिल थे। तीनों अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए थाना स्थानीय द्वारा लगातार पुलिस टीम बनाकर प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान आज 3/4 जनवरी की रात को सूचना मिली कि उक्त तीनों अभियुक्त बिल्ली मारकुंडी खदान क्षेत्र की तरफ कहीं छिपे हुए हैं और कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर
दबिश देकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से एक का नाम पप्पू उर्फ बिंद यादव है तथा दूसरे का नाम अर्जुन डोम है। तीसरा अभियुक्त जो उन्हीं के साथ था पुलिस को देखकर भागने लगा। भागने के दौरान पुलिस द्वारा उसके पीछा किया गया, जिस पर पुलिस बल पर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने भी आत्मरक्षा में बल प्रयोग किया, जिसमें करण डोम के पैर में गोली लगी है। गोली लगे हुए अभियुक्त को उपचार हेतु तत्काल नजदीकी चिकित्सालय भेज दिया गया है। तीनों अभियुक्तों ने पूछताछ में दुष्कर्म की घटना में शामिल होना स्वीकार किया है। अभियुक्तों के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, मोबाइल और कुछ नगद पैसे बरामद हुए हैं। और रुड़की में तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार भी कार की चपेट में आए हैं। 2 बाइक कार की चपेट में आई युवक हादसे का शिकार हुआ है, गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों ने नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से नियंत्रण खोकर गाड़ी को चलाया जा रहा था और इस तरह से युवक में टक्कर मारी गई। लेकिन इस घटना के पीछे जो बड़ी वजह है वो है नशा, कि शराब के नशे में या किसी और नशे में कार चालक गाड़ी चला रहा था। देखिए, मैं यहीं खड़ा था मौके पे। मैं हमारे सारनपुर कड़ी चावल की दुकान है, गाड़ी में आई, हमारा बंदा बाहर निकल रहा था कुछ सामान लेने के लिए। एकदम से उधर से गाड़ी आया, ऐसा उड़ाया, मतलब बहुत तगड़ा चोट लगा जी। और 2 गाड़ी खरीदी मोटरसाइकिल, वो पूरे बुरी तरह से नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नशा में था जी, बंदा गाड़ी से निकल नहीं पा रहा था, पकड़ के बाहर निकाले थे। हाँ जी, पुलिस की शिकायत कर दी, ले गई पुलिस। हाँ जी, ले गए। देखिए, और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर जारी है। मैदानी इलाकों में इसका असर देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह शाम कड़ाके की ठंड है। उत्तर भारत के कई राज्यों में और कई शहरों में शीतलहर का प्रकोप है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। घना कोहरा और सर्द हवाएं जारी रहेंगी। हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी है। मनाली, धर्मशाला के पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। पहाड़ बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शीतलहर भी मैदानी इलाकों में महसूस की जा रही है। लोग तो वैसे बैंगलोर से आ रहे हैं अभी। मेरा नाम देव है और हम लोग पहले अपनी जर्नी चंडीगढ़ से हमने स्टार्ट की, फिर हम कुल्लू गए। कुल्लू काफ़ी अच्छा लगा हमें लगा ठंड काफ़ी थी कुल्लू में। फिर हमने कुल्लू से धोबी की यात्रा कवर की। धोबी हमने रेस्ट ले रखा था, देखा वहाँ के गांव के लोग कैसे रहते हैं, विलेज एरिया कैसा है। काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ क्योंकि विलेज के लोग काफ़ी शांत किस्म के थे। काफ़ी भागा दौड़ी नहीं थी, कोई कहीं जाने की हड़बड़ नहीं, आराम से बैठे हैं, पहाड़ों का लुत्फ उठा रहे हैं। फिर हमने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग और ये सब जो हॉट एयर बलून है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हॉट एयर बलून का। ऊपर से जो व्यू। बेंगलोर में क्या है कि हमारी लाइफ जो है काफ़ी फास्ट पेस चलती है, तो उस सब से फ्री होने के लिए वैकेशन टाइम पे हम लोग ज़्यादातर माउंटेन प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस मिलता है। फिर यहाँ पे मैंने पहली बार सिड्डू ट्राई किया। सिड्डू के साथ साथ हमने लाफिंग वाई वाई खाया। और यहाँ पे जैसे लोग जो डरा देते, मेरे काफ़ी दोस्त थे, वो मुझे मीम्स बेच के डरा देते कि मनाली का प्लान कैंसिल कर दो, इतना जाम है उतना जाम है। बट हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई। एक तो यहाँ के लोकल्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे, भाई जी करके जो बात करते हो, जो इज्जत देने का जो यहाँ पे ट्रेडिशन है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फिर सारे हेल्पिंग नेचर के होते, तो हमें आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई जाम नहीं है। हम लोग आधे 1-1 घंटे में मतलब आ गए। और बाकी खाना भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी है, मैं बोलूँगा अफोर्डेबल भी है बेंगलोर के देखते हुए, एंड टेस्ट भी हमारा नॉर्थ वाला है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। मनाली से बिलोंग करता हूँ और मेरा एक होटल भी है हॉलीडे लॉज करके। तो देखिए, जैसा कि हम देखते हैं कि न्यू ईयर तो बहुत अच्छा हमारा सीज़न रहा, क्रिसमस भी बहुत अच्छे से रहा। और यूजुअली ये क्या होता था कि न्यू ईयर के बाद जो है टूरिस्ट एकदम से जो कम हो जाता था यहाँ पे आना। लेकिन इस बार का जो हम देख रहे हैं, अभी इवन न्यू ईयर ख़त्म होने के बाद भी हमारी 80% की ऑक्यूपेंसी लगभग होटल्स में है। तो और आगे भी हम बहुत अच्छा बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में स्नोफॉल भी हो रखा है और जो स्नो पॉइंट हमारे हैं आज की डेट में अच्छे से, मतलब टूरिस्ट के लिए आप इवन 4x2 और 4x4 दोनों ऑप्शन है आज की डेट में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा बिजनेस आगे।
मैं कोलकाता से हूँ और मनाली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा लगभग 4 दिन का ट्रिप है, तो मैंने बहुत मज़ा किया और स्नो भी मिला। हम कल सिसु घूमने गए थे, सोलंग घूमे, उसमें आइस वगैरह, मतलब हम फ्रेंड्स लोगों में बहुत मस्ती किए। ऐसे बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। तो बहुत एक अकॉर्डिंग टू हम कोलकाता में जितना टेम्परेचर है इससे तो बहुत ठंड लग रहा है, लेकिन ठंड भी हम एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि हम वैकेशन पे आए हैं, तो अच्छा ही है सब मिला। और संभल से एक बड़ी खबर। संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी है। ध्वस्तीकरण के बाद मलबा हटाने की कार्रवाई की गई। आबादी के लिए सुरक्षित भूमि पर ढांचा बना था, जमीन पट्टे पर देने के लिए चिन्हित की गई। बिना अनुमति के यहां पर निर्माण किया गया था। प्रशासन ने 1 महीने का नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद लोगों ने खुद से इस अवैध निर्माण को गिराया। सलेमपुर सालार और हाजीपुर गांव का ये मामला है। संभल में ब्लॉक असमोली है, यहाँ पे सलेमपुर सार उर्फ हाजीपुर गांव है। इसमें आबादी के लिए सुरक्षित भूमि थी जो निर्धन व्यक्तियों को पट्टे पर देनी थी, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था, जिसको धारा 67 में तहसीलदार न्यायालय के अंदर मुकदमा चला। और उसके बाद इनको नोटिस पीरियड का जो 1 महीना होता है और अपील का जो 1 महीना होता है वो भी दिया गया। और उसके बाद सब लोगों ने इसको स्वयं ही ध्वस्त कर लिया, और जो मलबा इत्यादि बचा है वो हमारे द्वारा यहाँ से उठवाया जा रहा है, क्लीन किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि जो भूमि जिनके लिए थी उन्हीं को दी जा रही है। और आज हम 20 निर्धन लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको रहने के लिए पट्टे दे रहे हैं। और मैं तो अपील करना चाहता हूं कि सभी अपने अपने कब्जे स्वयं ध्वस्त कर ले, नहीं तो जैसे आज यहाँ पे हमने लगभग 58 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, उसके अर्थदंड के साथ। और यूपी के हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर एक बड़ा हादसा हुआ है। कानपुर सागर हाईवे पर 2 ट्रकों की जोरदार टक्कर हुई। टक्कर के बाद अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे एक घर में घुस गया। सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। सुमेरपुर थाना क्षेत्र इलाके के पशु बाजार के पास की घटना है। टक्कर लगने के बाद एक ट्रक सड़क किनारे बने एक घर में घुस गया। 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हुई थी। एक व्यक्ति की इस हादसे में मौत हुई। और करनाल से लूटपाट की एक बड़ी घटना सामने आई है। ज्वेलर्स से लूट की बड़ी वारदात। अज्ञात लुटेरों ने दुकानदार पर हमला किया, उसको घायल किया, लाखों रुपए का सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद सीआई और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएसपी राजीव कुमार ने इस घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है। 15 लाख था और कैश भी 15 लाख रुपए। और अकेले थे ये? मेरे साथ में था। और बता रहे हैं झाड़ियों में छुपे हुए थे लोग? हाँ जी, हाँ जी। एक ही था, 2 थे? 2 थे शायद। और उन्होंने क्या लोहे की रॉड मारी? पहले क्या हुआ था, पीछे की तरफ थे वो, पीछे की तरफ से आ गए। एक ने रुकवाया, रुके नहीं, उसने धक्का दे दिया गाड़ी के लिए। फिर उन्होंने रॉड से मारना चालू कर दिया। मेरे को भी लगे, हाथ पे लगी, इधर लगी, सिर पे। तो कोई हथियार वगैरह भी था? गन थी शायद उसके। और 2 लोग मुंह ढके हुए थे उन्होंने? वो किस पे भागे, पैदल या स्कूटी पे? पैदल ही भागे। ये सेक्टर 16 में एक घटना के बारे में सूचना मिली थी, जिसमें जो पीड़ित था उसको हॉस्पिटलाइज कर दिया। अभी तथ्य कोई सामने नहीं आया। जैसे भी कोई बात सामने आएगी और आपको बता दिया जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं सर, इनके साथ लूट हुई है? अभी तो ये बता रहे हैं, अभी हमारा कुछ कैश और गोल्ड वगैरह है जो लूट के ले गए हैं। अभी देखते हैं अभी क्या कितनी इसमें सामने आएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, अब जो भी होगा बता दें। है सुनार सर ये? हाँ है सुनार है। तो घायल ज़्यादा हुआ है सर? हाँ सिर में इंजरी है, तो